लास्ट क्लास में जो हमने सिमेट्री बेस्ड जो है क्वेश्चंस किए थे गॉस लॉ पर, तो गॉस लॉ को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो गॉस लॉ में हम कहते हैं कि गॉस लॉ रिलेट करता है किसको, किसी क्लोज बॉडी के फ्लक्स को उसके अंदर रखे हुए चार्ज से। और सिमिलरली हम ये चीज कहते हैं कि किसी क्लोज बॉडी के लिए फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के ऊपर। तो हम जो इसको मैथमेटिकली गॉस लॉ को लिखते हैं वो लिखते हैं फाई फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज बॉडी वी कैन राइट सरफेस इंटीग्रल ऑफ electrical field, and that is equal to the net charge q net upon epsilon naught। ये जो है हमने गॉस लॉ में पढ़ा था। तो गॉस लॉ हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी रिलेट कर रहा है किसके साथ, किसी क्लोज बॉडी के अंदर रखे हुए चार्ज के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्चुअली हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि अगर मान लीजिए कहीं पर एनक्लोज चार्ज जीरो है, अगर किसी क्लोज बॉडी में एनक्लोज चार्ज जीरो आ रहा है, डज इट गारंटी, क्या ये कहता है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो होगा? अगर इस रिलेशन को हम देखें तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नेट अपन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर मान लीजिए क्यू नेट को जीरो कर दें तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो होगा? तो इसका आंसर है बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है ये है ई डी एस कॉस थीटा that will be equal to q net upon epsilon naught। मतलब इसके जीरो होने के लिए थीटा 90 हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो है ये वाला मेरा इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो जीरो आ सकता है। इसलिए नेट चार्ज जीरो हो इस बात की गारंटी नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो हो। तो इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक बार इसको लिखेंगे नोट, इफ नेट चार्ज inside a body is zero, it does not mean that field is also zero। कैसे इसको हम समझ सकते हैं? देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे। अगर मान लो मेरे पास एक डाइपोल, आप सब लोग जानते हो डाइपोल मतलब एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों को हमने पास पास रख रखा है। तो इस तरीके की जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनता है, स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम कहते हैं ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और मान लो सपोज इस डाइपोल को मैंने एक क्लोज बॉडी में बंद कर दिया, एक मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, उस गॉसियन सरफेस में इस डाइपोल को बंद कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो इस गॉसियन सरफेस में चार्ज ऑन गॉसियन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्या है, जीरो है, सरफेस इज इक्वल टू जीरो। इस गॉसियन सरफेस में चार्ज जीरो है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई और ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई, अगर मैं यहाँ पर मान लो सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पर पॉइंट लूं और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखूं, तो ई मुझे लिखना चाहिए 2kp अपॉन आर क्यूब। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं है, जबकि इसके अंदर अगर मैं गॉस लॉ लगाता हूं तो मैं कहता हूं कि गॉस लॉ के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पॉइंट पर भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो हमने क्या ध्यान दिया बेटा कि देखो अगर ये मेरी गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज जो है इनसाइड जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो नहीं है। मतलब अगर किसी सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो तब भी ये इस बात की गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वहां पर जीरो होगा। लेकिन हाँ, इसका वाइस वर्सा ट्रू है, इसका उल्टा बिल्कुल ट्रू है कि अगर मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो तो वहां, हाँ हाँ बेटा, बेटा वो, हाँ के एंड पे थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो कई बार ऐसा होता है। चलो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, और वैसे भी मैं नोट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट, अगर थोड़े टाइम के लिए ना गायब भी हो स्क्रीन तो ठीक है। तो हमने क्या समझा बेटा कि किसी गॉसियन सरफेस में अगर नेट चार्ज जीरो हो, इट डजंट मीन कि वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जीरो होगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो कोई फ्लक्स लाइन नहीं होगी, और कोई फ्लक्स लाइन नहीं होगी, इसका मतलब फ्लक्स को हमें क्या मानना पड़ेगा, जीरो मानना पड़ेगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने बेसिकली अभी तक दो इंपॉर्टेंट लॉस पढ़े, एक था हमारा कूलम्स लॉ जो कि बताता था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कितना फोर्स लगता है।
दूसरा हमने पढ़ा गॉस लॉ, जो कि बेसिकली कैलकुलेट करता है, रिलेट करता है किसको, फ्लक्स को और इलेक्ट्रिकल फील्ड को। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दोनों लॉ अलग अलग हैं या इन दोनों लॉज में कोई रिलेशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो गॉस लॉ इज नथिंग बट इट कैन आल्सो बी डिराइव्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पर ही बेस्ड है गॉस लॉ। तो हम इनका बेसिकली इक्विवेलेंस जज करेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। अगर हम देखें तो गौर से कि ये दोनों लॉ अलग अलग नहीं है, दोनों बेसिकली एक ही बात कह रहे हैं। गॉस लॉ इज ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कैसे हम इनको इक्विवेलेंट करते हैं, मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू। हम एक पॉइंट चार्ज क्यू कंसीडर करते हैं, अ पॉइंट चार्ज क्यू। और इस पॉइंट चार्ज Q से अगर मैं R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लूं, मान लो मैंने इससे ये R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया, तो आप सब जानते हो कि कूलम्स लॉ से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एट अ पॉइंट R फ्रॉम इट बाय कूलम्स लॉ। मैं क्या लिख सकता हूँ कूलम्स लॉ से, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखूं तो E विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रखा है तो इसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैं इधर मान सकता हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक जो है क्लोज सरफेस कंसीडर की, मैंने एक कोई आर रेडियस का स्फीयर इस चार्ज के अराउंड बनाया। ये मैंने एक आर रेडियस का स्फीयर इसके चार्ज के चारों तरफ बनाया, और इसको मैंने कहा कि ये चार्ज जो है एनक्लोज हो गया इसके अंदर। अगर ये चार्ज एनक्लोज हो गया तो फ्लक्स की डेफिनेशन से मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल। तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर दी सरफेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर दिस क्लोज सरफेस। तो यहाँ इस क्लोज सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया कंसीडर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक स्मॉल एरिया ds यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो इसका एरिया वेक्टर आप सब जानते हो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर मेरा इस तरीके से आएगा। ई वेक्टर भी इधर ही है। अगर मैं कहीं पर भी एरिया कंसीडर करूं, यहाँ पर कंसीडर करूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, तो भी मेरा ई वेक्टर और ds वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर इसको मैं इलॉबरेट करूं और इसको लिखूं कि दिस सरफेस इंटीग्रल इज नथिंग बट द ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ds वेक्टर। तो सिंस थीटा इज जीरो एंड ई इज यूनिफॉर्म, अगर आप देखो तो ई जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से सारे पॉइंट आर डिस्टेंस पर हैं, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण सब जगह ई की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। इस पूरे सरफेस पे मैं कहीं पर भी पॉइंट ले लूं, ई की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर रहेगी। तो मेरा ई यूनिफॉर्म हो गया और थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पर अप्लाई करूं तो ई कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो मेरे पास फाई बेसिकली आ जाएगा। ई वेक्टर को मैंने बाहर ले लिया ई को, और ds को अब सरफेस इंटीग्रल करना है। ds का सरफेस इंटीग्रल मतलब इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, और इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन मुझे जो देगा वो क्या देगा, इसका कंप्लीट जो है एरिया देगा। ये एक स्फीयर है और इसकी रेडियस r है, तो इसका सरफेस एरिया जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया मेरा हो गया, वो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें ई की वैल्यू प्लेस कर दूं, देखो ई की वैल्यू मेरी ये थी, तो अगर मैं इसमें ई की वैल्यू प्लेस कर दूं, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ ई, अगर मैं इसमें ई की वैल्यू प्लेस करूं तो फाई मेरे पास बराबर हो जाता है किसके, ई की जगह मैंने रख दिया, देखो यहाँ पर ई की जगह मैंने रख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। के कूलम्स कांस्टेंट आप सब जानते हैं, इसको मैं जरूरत पड़ने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, 4 पाई आर स्क्वायर से, और यहाँ पर मेरे पास है क्यू। तो अगर ये देखूं तो मेरे पास जो है ये हुआ
आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर। जो मेरे पास बचा वो क्या बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे लिए जो फ्लक्स बराबर आ गया, देखो ध्यान से देखेंगे, जो फ्लक्स बराबर आया वो किसके आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको यहीं कर रहा हूँ साइड में ताकि नए पन्ने पे नहीं जाना पड़े। तो फ्लक्स फाई मेरे पास बराबर आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच